हेलो डिटर प्लस वी KVS 2025 एस्पिरेंट्स TGT साइंस वाले बच्चे, वेलकम बैक टू द चैनल टीचिंग ट्राइब। गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन। तो आइए शुरुआत करते हैं गाइस आज के टॉप 20 क्वेश्चंस दैट इज़ रिलेटेड फ्रॉम केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स बोथ। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इज अ लार्ज फोकस एक्टिंग ऑन ए शॉर्ट टाइम टू प्रोड्यूस अ फाइनाइट चेंज इन द मोमेंटम, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम गाइस बोलते हैं इम्पल्स। तो ऑप्शन देखो, मोमेंटम फोर्स, सर्कुलर फोर्स, इम्पल्सिव फोर्स या कंप्रेस्ड फोर्स। तो ऑप्शन इज इम्पल्सिव फोर्स। ठीक है, जब लार्ज फोर्स थोड़े से टाइम के लिए लगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इम्पल्स। ठीक है, और या जो फोर्स होगा उसको इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं, जो कि न्यूटन के सेकंड लॉ में बताया गया है कि F = dp/dt, यानी कि चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड द इम्पल्सिव फोर्स। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं गाइस कि ग्रुप 1 एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल एक्सेप्ट हाइड्रोजन आर कॉल्ड। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? जो ग्रुप 1 एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में, जो हाइड्रोजन को छोड़ के, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एल्कली मेटल्स। ठीक है, नोबल गैस कौन सी उसकी होती है? ग्रुप 18 की होती है, जिसकी वैलेंसीज क्या होती हैं? आउटरमोस्ट शेल इज फुलफिल्ड। अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन सी होती है? इट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 2 हेलोजेंस बिलोंग करती है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो कि 17th ग्रुप पे होती है। ठीक है, तो एल्कली मेटल जो होती हैं जनरली मेटालिक कैरेक्टर्स होता है। ओके, और इनके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसको ये नॉर्मली लूज करके अपने ऑक्टेट को फिल करती हैं। और मेंबर्स कौन कौन से हैं इसके? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, और सोडियम और पोटाशियम तो सॉफ्ट मेटल्स होती हैं, जबकि फ्रेंसियम क्या है? रेडियो एक्टिव मेटल है। ओके, थर्ड क्वेश्चन आज का क्या है? व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन? देखो, 1 एटम ऑक्सीजन का मास पूछा है। ठीक है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है गाइस? वो होता है 8, और मास क्या होता है? 16। यानी कि जो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है वो किसके बराबर होता है? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कंटेन एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 6.022 इंटू 10 के पावर 23 ग्राम्स। देखो, जनरली जो भी हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ होता है वो हम राइट साइड में रखते हैं। तो ठीक है, 1 मोल किसके बराबर है? इतने। ठीक है, जो कि किसके इक्वल है? 16 ग्राम के इक्वल है। ठीक है, यानी कि 1 मोल के अंदर इतने एवोगैड्रो नंबर होते हैं जो कि 16 ग्राम के ही। फॉर एग्जांपल हमें निकालना क्या है? हमें मास निकालना है, तो 16 ग्राम के अंदर मतलब मास निकालना है तो उसको राइट साइड में रखना पड़ेगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ऑक्सीजन एटम कंटेन कितने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन? इट कंटेन 16 ग्राम, जो कि इक्वल किसके होता है? एटॉमिक मास के। तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 16/6.022 इंटू 10 की पावर 23। सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2.66 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। ठीक है, क्योंकि ये देखो, ये क्या है? ये 16 के नीचे है, क्या? 6.0 ऊपर जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 24th क्वेश्चन इज फॉर एन ऑब्जेक्ट द इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स लेंस। ऑप्शन मतलब बताया गया है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए कि जो इमेज फॉर्म्ड है, एक आपके पास कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है, उसकी इमेज फॉर्मेशन बताई गई है कि वो बियॉन्ड 2f है, रियल और इन्वर्टेड बनाता है, एनलार्ज्ड है। तो आप बताइए कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे पुट होगा? तो सबसे पहली बात तो ये है गाइज कि कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है ये वाला लेंस। ठीक है, और इमेज फॉर्मेशन बतानी है। इमेज फॉर्मेशन तो इन्होंने बता रखी है। ठीक है, ये है क्या? F, और दिस इज 2f,
और इस साइड भी क्या है F, दिस इज 2F, ठीक है। और इनकी इमेज फॉर्मेशन हो रही है बियॉन्ड 2F, बियॉन्ड 2F, यानी कि इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रही है रियल एंड इन्वर्टेड हो रही है। इन्वर्टेड है तो ऊपर नहीं बनेगी, ऑब्वियसली नीचे बनेगी। एक सेकेंड, यानी कि बियॉन्ड 2F है तो इसके बाद बनेगी, और इन्वर्टेड है तो उल्टी बनेगी, ठीक है। इन्वर्टेड है तो उल्टी बनेगी और एनलार्ज बनेगी, ठीक है, यानी कि जो इमेज बनेगी वो काफ़ी बड़ी होगी। सीधी सी बात है। देखो, सबसे पहले तो हमें यही पता चल जाना कि चाहिए कि अगर ऑब्जेक्ट 2F पे रखा हुआ है तो इसका मतलब इमेज फॉर्मेशन 2F पे है, इसका मतलब बिटवीन 2F और F ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। और ये लार्ज साइज की है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट की ये इससे छोटा होगा। तो इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, बिटवीन F और 2F विल बी द राइट आंसर। अब गाइज उसके बाद आ जाता है 5th क्वेश्चन आज के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस इज आर कॉल्ड द वंडर वॉल फोर्सेस। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं? लंदन फोर्स, डाइपोल डाइपोल फोर्स, या डाइपोल इंड्यूस्ड फोर्स, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इन सीधी सी बात है, हमें क्वेश्चन देख के ही पता चल रहा है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि वंडर वॉल फोर्सेस होते हैं, ये तीनों को मिला के बनता है, ठीक है। लंदन फोर्स को भी बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल को भी। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, जो कि 1, 2, 3 इंक्लूडेड है। आइए इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या जाएगा कि लंदन फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस एंड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस आर कॉल्ड वंडर वॉल फोर्सेस। नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज पोलराइज्ड बाय एन आयन प्लेस्ड नियर। मान लो ये कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल है जो कि आयन, किसी भी एक आयन वाला वो है मॉलिक्यूल, उसके पास में रख देते हैं तो उसको नॉन पोलर मॉलिक्यूल को क्या कर देगा? पोलराइज कर देगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? If the non-polar molecule upon obtaining a charge behave as an induced dipole, this type of attraction between the ion and the induced dipole is known as ion induced dipole। सीधी सी बात है, अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये नॉन पोलर था, ठीक है, ये अपॉन ऑब्टेन्ड, फिर इसने मान लो ऑब्टेन कर लिया, क्या? ऑब्टेनिंग अ चार्ज, एक चार्ज ले लिया और इंड्यूस्ड डाइपोल बिहेव कर लिया, और इस इंट्रैक्शन को एक तो ये आयन और एक इंड्यूस हुआ जो डाइपोल हुआ उसको क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। अब इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन की बात करें तो दीज इंटरैक्शन आर सिमिलर टू द आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। देन ये तो था डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, और अब ये क्या करते हैं? इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। हाउएवर द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर इज दैट, लगते तो दोनों सेम है पर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है? दैट नॉन पोलर मॉलिक्यूल आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द इंड्यूस्ड डाइपोल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल नियर बाय। तो ये पोलर मॉलिक्यूल के आसपास ही इसलिए बिहेव करेगा। लंदन फोर्सेस क्या होगा? इट ऑपरेट फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस, छोटे डिस्टेंस पे ही ऑपरेट होगा। एंड वीकेस्ट फोर्स है कौन सा? लंदन फोर्सेस। दिस काइंड ऑफ फोर्सेस अराइजेस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, thus creating temporary positive charge and negative charge region। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 6 इज वर्क डन इज 0। देखो, कभी भी वर्क डन 0 कब होता है? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू FS cos थीटा, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। यानी कि वर्क डन है वो डॉट प्रोडक्ट होता है F फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, जो कि S है, ठीक है। इनके बीच का एंगल कोस थीटा। जब इसने 0 पूछा है, कोस थीटा मिनिमम कब होगा, यानी कि 0 कब होगा? तो कोस 0 कब होगा? जब कोस की वैल्यू 0 कब आएगी? जब कोस थीटा विल बी 90 डिग्री, क्योंकि कोस 90 0, अगर ये 0 होगा तो पूरा 0 हो जाएगा, तो वर्क डन विल बी 0। यही इसने पूछा है। अगर 90 होगा तो इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहे होंगे, जो कि 90 डिग्री बना रहे होंगे। तो आंसर ऑप्शन पहले को पढ़ियो, व्हेन द फोर्स मेक एन एंगल विद द डिस्प्लेसमेंट। एंगल तो बनाना है भाई, कौन सा बनाना है, ठीक है। तो ये इनकम्प्लीट है।
व्हेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये रहा आंसर हमारा, ठीक है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर मतलब 7th क्वेश्चन फॉर द टुडे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट ऑफ ऑल द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्वेश्चन नंबर इससे अगले में हमने डिस्कस किया था कि सबसे वीकेस्ट फोर्सेस लंदन फोर्सेस। आप जाके दोबारा उसको देख सकते हैं बैक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट परफॉर्म द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। गोल्ड फॉइल भाई जे थॉमसन ने क्या किया था? ऑप्शन फर्स्ट इज जे थॉमसन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, डाल्टन या फिर ब्रेथलोड। तो थॉमसन ने तो मॉडल दिया था वो वाटरमेलन वाला मॉडल, ठीक है। जो रदरफोर्ड था उन्होंने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वहाँ से उसको लाइट से मर्ज किया, फिर एक गोल्ड फॉइल थी वहाँ पे स्ट्राइक किए, कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए थे, कुछ वापस 180 डिग्री पे आ गए थे, ठीक है। और यहाँ पे ल्यूमिनेसेंस कुछ वो करके उन्होंने कलर दिया था। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट था अर्नेस्ट रदरफोर्ड का। देन डाल्टन का क्या था? डाल्टन ने अपनी थ्योरी दी थी, उसमें पोस्टुलेट्स दिए थे, ये था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन इज 9th क्वेश्चन कि अ बुलेट ऑफ मास 0.05 kg fired with a velocity of 150 meter per second from a rifle of mass 2 किलो। What will be the recoil velocity of the rifle? देखो एक बुलेट थी, ठीक है, ये बुलेट थी, मान लो, नहीं ये गन है, ठीक है। ये गन से क्या किया? फायरिंग करी, फायरिंग करके ये बुलेट गई, ठीक है। ये बुलेट का जो मास था, इसका मास कितना है? इट्स मास इज 0.05 किलोग्राम। यूनिट देखो सबकी सेम है। तो उसके बाद क्या कह रहा है कि इज फायर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ, ये इसकी वेलोसिटी कितनी गई? m1, ये मास का, ये भी बुलेट की बात हो रही है, मास ऑफ बुलेट, ठीक है। ये भी वेलोसिटी भी बुलेट की बात हो रही है, vb। तो 150 मीटर पर सेकेंड। अब ये राइफल है, राइफल ने रिकॉल किया, ठीक है, रिकॉल किया, जिस राइफल का मास कितना है? मास ऑफ राइफल इज इक्वल टू 2 kg। और रिकॉल वेलोसिटी बतानी है, वेलोसिटी ऑफ राइफल जो कि रिकॉल वेलोसिटी है वो हमें कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला हमारे पास होता है टोटल मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है फायर करने से पहले, जो मोमेंटम था बाद में था वो हमारा कंजर्व रहता है। तो m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। m1 v1 क्या है? मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ v1 क्या है? वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो m1 v1 यानी कि मास कितना है? 0.05 इंटू वेलोसिटी कितनी है? 150 इज इक्वल टू मास ऑफ इसका राइफल 2 किलो और इज v2 इसकी ये, ठीक है। तो इसको लेके जाओ इधर, v2 की वैल्यू आ जाएगी 0.05 इंटू 150 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये कट के ये क्या 75, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी? इट्स वैल्यू विल इक्वल टू 3.75 मीटर पर सेकेंड। 3.75 आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो इसने क्या कहा है कि इफ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली up at the speed of 3 meter per second, find the maximum height of the ball will reach। ठीक है, हमारे पास देखो अगर कोई भी एक बॉल है, अगर हमारे पास देखो अगर कोई भी बॉल है, इसको हम वर्टिकली थ्रो करते हैं अप, इसकी हम इसको इनिशियल वेलोसिटी कितनी देते हैं? 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये मैक्सिमम हाइट, ये जो हाइट है ये मैक्सिमम हाइट ये अटेन कर लेती है मान लो h, ठीक है।
फाइंड द मैक्सिमम हाइट, जो मैक्सिमम हाइट हमें निकालनी है ऑफ द बॉल, और जी हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब वो दे रखा है ग्रेविटी, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो u हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड है। इस बॉल को हम मैक्सिमम हाइट तक पहुंचाने के बाद ये बॉल क्या हो जाती है, रुक जाती है, तो इसका v क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। हाइट इसने h कवर की गई होती है। हमारे पास फॉर्मूला होता है v² - u² = 2as, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, वैल्यू पुट कर दो। v क्या है इसमें, v 0 जो कि फाइनल वेलोसिटी है, माइनस u² कितना है, u² इज 3, 3 3 = 9, ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू ए क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो यहाँ पे g की वैल्यू पुट कर देंगे a की बजाय, तो 10 इंटू s क्या है, s इज द हाइट दैट इज h, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, सॉरी 3 का स्क्वायर था ना वो, तो 9, ये प्लस में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय ये 2 इंटू 10 20 इज इक्वल टू h। सॉल्व करोगे डिवाइड करने के बाद क्या वैल्यू आ जाएगी, 0.45 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 यानी कि 11th, इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल देयर आर इतने वर्टिकल कॉलम्स एंड कॉल ग्रुप एंड हॉरिजॉन्टल रोज। देखो इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है कि ये तो पता होता है सबको, एक 18 होता है, एक 7 होता है, तो जो वर्टिकल्स होते हैं ना ये क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, और ये टोटल ग्रुप्स कितने होते हैं, दीज आर 18, ठीक है, 18 आ जाएगा यहाँ पे। और ये जो कॉलम, ये पीरियड जो होते हैं ये हॉरिजॉन्टल होते हैं, ये 8 होते हैं, सॉरी 7 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन में गड़बड़ की हुई है, मतलब आंसर उसमें, तो आंसर नंबर विल बी सी, ठीक है, ये यहाँ पे इन्होंने बताया गया तो गलत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन फॉर टुडे is hydrogen bonding is responsible for which of the following unusual property that is ice of water। तो क्या कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो कि आइस है, ठीक है, उसकी कौन कौन सी इसमें करेक्ट कोड, इसको सेलेक्ट करो। ऑप्शंस दिए गए हैं इसने। ऑप्शन नंबर 1 इज स्टेटमेंट नंबर 1 इज its existence in liquid state over a wide range of 100 degree, that is 100 डिग्री क्या होती है, 273 केल्विन टू 373, यानी कि इसकी जो एग्जिस्टेंस होती है लिक्विड स्टेट में ओवर अ वाइड रेंज ऑफ 100 डिग्री, ठीक है। यानी कि देखो सीधी सी बात है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यही इसने बोला है, बेसिकली इसको घुमा फिरा के बता रखा है 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 टू 373 डिग्री केल्विन। सेकंड पॉइंट है कि हाई हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है, ठीक है। हमें पता है क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 होता है ना, तो इसको केल्विन में कन्वर्ट कर रखा है, तो हीट ऑफ फ्यूजन भी होती है और वेपराइजेशन भी, हो जल्दी से वेपर भी बन जाता है और जल्दी से फ्यूजन भी हो जाती है। इट्स सॉलिड फॉर्म आइस बीइंग हैवियर देन लिक्विड वाटर, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि आइस हमेशा क्या करती है, फ्लोट करती है वाटर के ऊपर, तो आइस क्या होते हैं, हैवी और नहीं होती, इट इज़ लाइटर देन दैट ऑफ लिक्विड वाटर। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 विल बी द राइट आंसर। अब इसके एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं कि ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड द वाटर एक्वायर अनयूजुअल प्रॉपर्टी। अनयूजुअल प्रॉपर्टी होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, जैसे कोहेजन, एडिशन और हाई थर्मल कंडक्टिविटी, हाई फ्रीजिंग, हाई बॉइलिंग एंड हाई सरफेस टेंशन, हाई स्पेसिफिक हीट, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड द फैक्ट दैट आइस फ्लोट, आइस इज लेस डेंस एज अ सॉलिड देन लिक्विड वाटर। तो ये हमारा ये स्टेटमेंट नंबर 3 थी। उसके बाद आती है हीट ऑफ फ्यूजन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द फ्रोजन सॉल्वेंट। तो कितनी हीट एक आइस को
यानी कि फ्रोजन सॉल्वेंट जैसे आइस है उसको मेल्ट करने में लगती है, उसको हम हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। हीट ऑफ वेपराइजेशन, अगर आपको थोड़ी सी डिटेल नॉलेज उसके बारे में अच्छे से समझना तो मेरा एक शॉर्ट भी है, वहाँ पे आप जाके देखोगे, नहीं वीडियो है एक तो 2-3 मिनट की है या 5 मिनट की है, उसमें हीट ऑफ वेपराइजेशन और ये बताया गया है, आप जाके चेक कर सकते हो। तो हीट ऑफ वेपराइजेशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी या हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफॉर्म अ लिक्विड सब्सटेंस इनटू द गैस, यानी कि एक लिक्विड सब्सटेंस को गैस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, वेपर को कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है, एंथैल्पी चाहिए होती है, हीट ऑफ वेपराइजेशन। Water has a high value of enthalpy of fusion and vaporization due to formation of hydrogen bond, as more energy would be required to break the additional bond. अगला क्वेश्चन आता है कि who has come to the conclusion that in every chemical reaction total mass of the reactant is equal to the total mass of the product. ठीक है, दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बेसिकली ये पूछा गया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास किसने दिया था, तो वो एंटोनी लेवोजियर में दिया था। ठीक है, डाल्टन्स ने तो वही क्या दिए थे, अपने पोस्टुलेट्स दिए थे। उससे पहले गाइस, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट डाउन कि आपको कौन सी नेक्स्ट वीडियो चाहिए है। ठीक है, वही टॉपिक कराया जाएगा और बायोलॉजी का तो पीजीटी लेवल तक टॉपिक होगा। आप प्लीज़ कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एवोगाड्रो कांस्टेंट। ये हमने ऊपर क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, तो 6.02 × 10⁻23 होता है पर मोल। देखो यूनिट को भी याद रखो, पर मोल। ठीक है, एवोगाड्रो यूनिट यही होती है, सबको पता होगा। फाइंड द नंबर ऑफ द प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड द इलेक्ट्रॉन इन मरकरी। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, जो एटॉमिक इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो प्रोटॉन कितने हुए ये दे रखा है 80, जो कि एटॉमिक नंबर है। और इलेक्ट्रॉन भी सेम हुए, इज इक्वल टू 80। ठीक है, और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, न्यूट्रॉन्स होते हैं एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो घटा दो इसको, 199 में से 80 को माइनस कर दो, 119। तो प्रोटॉन्स कितने हैं 80, तो 80, 119 एंड 80। देख लो 80, 119 एंड, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। इन्होंने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि P है जिसमें मोमेंटम है, F इज़ द फोर्स, T इज़ द टाइम। देखो सेकेंड लॉ के हिसाब से क्या गया है, किसी भी बॉडी पे जो फोर्स होगा वो होगा इट इज़ इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ, जहाँ पे रेट ऑफ आ गया मतलब वहाँ पे टाइम की बात की गई है, और मोमेंटम इन्होंने बताया गया है P से डिनोट कर रखा है। यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp/dt। ठीक है, dp/dt। ठीक है, इसको कांस्टेंट बाद में हटा दिया गया था, तो इज इक्वल टू आता है, सॉरी। ठीक है, तो जैसे कैसे इसने प्रूव कैसे किया था कि फोर्स जनरली हमारे पास m में होता है, और एक्सिलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं dv/dt, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सिलरेशन। तो f इज इक्वल टू m इंटू में dv/dt, डेल्टा v बाय डेल्टा t। ठीक है, और हमारे पास मोमेंटम किसके बराबर है, mv, जो हमारे पास हमको पता था जनरल में। तो mv जो p के बराबर है, तो mv, ठीक है, ये फिर किसके बराबर होगा, ये ऑटोमेटिकली m डेल्टा v डेल्टा p के बराबर होगा। ठीक है, वेयर p क्या है, चेंज इन द मोमेंटम, इसलिए हेंस प्रूव्ड f इज इक्वल टू dp/dt। Next question is a microwave radiation has a frequency of 14 gigahertz. Calculate the energy of the photon corresponding to the radiations. H की वैल्यू दे रखी है और इन्होंने गीगा
हर्ट्ज बताया गया हुआ है कि 10 की पावर 9 होती है। हमारे पास E इज इक्वल टू एच न्यू फॉर्मूला होता है, वैल्यू पुट कर दो और आंसर है H की वैल्यू 6.625 इंटू 10 की पावर -34, ठीक है, जूल सेकेंड इंटू क्या, न्यू, ठीक है। और एनर्जी कैलकुलेट, एनर्जी करनी है E इज इक्वल टू एच, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 14 गीगाहर्ट्ज, तो इंटू 10 की पावर क्या कर लेंगे 9 कर लेंगे। तो इसको इक्वेशन को सॉल्व कर दो। ई की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 पॉइंट, ये देखो 14 पंजे 70, ठीक है, और यहाँ की वैल्यू मतलब पुट कर आके क्या आ जाएगी, इसकी सॉल्व कर लेना 9.28 इंटू 10 की पावर -24 जूल। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। गाइज यूनिट को ज़रूर देखना एक बार, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। मास नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नो, ये तो क्या हो जाता है एटॉमिक नंबर होता है, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर होता है। मास नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नो। मास नंबर बेसिकली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है। मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नो, ठीक है। मास नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। Next question is second last question is if the object moves 40 meter towards the north in 10 second and then 30 meter eastward in the next 10 second, the average velocity of the object कितनी होगी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है 40 मीटर्स नॉर्थ, ठीक है, 40 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ 10 सेकंड के अंदर, ठीक है, इन 10 seconds and 30 meter east, 30 meter east towards eastward in 10 seconds, ठीक है, in 10 seconds। एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होती है, इज इक्वल टू द टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं, अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। तो देखो अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, डिस्टेंस तो है नहीं कि वही हम पाइथागोरस लगा के यहाँ पे ये कर देंगे, नहीं, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली रिजल्टेंट होता है। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट का, कि अंडर रूट जितना भी डिस्टेंस कवर किया है a² + b², यानी कि अंडर रूट ए क्या आ जाएगा, डिस्टेंस इज 40² प्लस दूसरा डिस्टेंस ईस्टवर्ड इज 30², तो किसके बराबर आ जाएगा, 4 चौक 1600 और 3 तिया 9, 2500 और इसको अंडर रूट करेंगे, एक सेकेंड, इसको अंडर रूट करके क्या आ जाएगा 50 मीटर, ठीक है। तो 50 मीटर क्या आ जाएगा हमारे पास, रिजल्टेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल एवरेज डिस्टेंस कितना है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना है 50, और टोटल टाइम टेक करनी इसने बताया है कि 10 सेकेंड एक, यानी कि टोटल 20 सेकेंड्स, 5/2 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। Question number 40th is electromagnetic radiation is kind of energy which is transmitted through the space in the form of electromagnetic। नाम ही सजेस्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो बोथ 1 and 2, ठीक है। तो ये थे गाइज आज के टॉप 20 क्वेश्चंस रिलेटेड टू द फिजिक्स, बेसिकली ज़्यादा थे और केमिस्ट्री के भी थे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करने में कंजूसी ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे ही ऐसी वीडियोस पाते रहें। आई होप एवरीवन विल बी डूइंग फाइन। थैंक यू एवरीवन।